हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जनित स्किल्ड में। दोस्तों, आज हम डीजी ऑपरेटर से रिलेटेड इंटरव्यू में पूछे जाने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर के ऊपर वीडियो बनाने जा रहे हैं। और आज हमारे साथ में है मिस्टर सौरभ ठाकुर, और सौरभ ठाकुर के साथ में हम डीजी ऑपरेटर साथियों के लिए बहुत ही दमदार वीडियो बनाने जा रहे हैं। और मैं सौरभ जी से टोटल 75 क्वेश्चन करूंगा और उनका जवाब देंगे सौरभ जी, और जिनका जवाब नहीं दे पाएंगे ऑन कैमरा उनका जवाब मैं दूंगा। क्योंकि दोस्तों, रहना हो देश या जाना हो विदेश, सबके लिए जरूरी है स्किल्ड। तो आज ही ज्वाइन करें जनित स्किल्ड। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मिस्टर सौरभ जी, आप पिछले 10 दिन से तैयारी कर रहे हैं डीजी ऑपरेटर की, क्योंकि दोस्तों हम अपने साथियों को जो तैयारी कराते हैं, कई बार अपने साथियों का इंटरव्यू में खुद लेता हूं, उसके बाद साइड पे भेजता हूं। तो अभी हमारे साथी को मात्र 10 दिन हुए हैं और हम देखेंगे भाई 10 दिन के अंदर इनको डीजी के बारे में किस तरह की नॉलेज हुई। और दोस्तों, आप भी कमेंट करके पूरी वीडियो देखने के बाद कमेंट करें कि मिस्टर सौरभ जी डीजी ऑपरेटर इंटरव्यू में पास हुए या फेल। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सौरभ जी, ये बताएं डी और जी, डीजी की फुल फॉर्म क्या होती है? डीजल जनरेटर। वेरी गुड। डीजी की परिभाषा क्या होती है? भाई, जब आप इंटरव्यू में जाएंगे तो इंटरव्यूअर कुछ इस तरह से कहेंगे कि मैं नहीं जानता डीजी क्या होता, तो थोड़ा समझा। डीजी एक मशीन है ओके, जो फ्यूल केमिकल को मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। वेरी गुड, बहुत अच्छा जवाब दिया। अच्छा, डीजी के कितने चेक्स होते हैं? डीजी के 4 चेक्स होते वेरी गुड। नाम बताएंगे? हैं। ए चेक, बी चेक, सी चेक, डी चेक। वेरी गुड। आप ये जानते हैं ए चेक कब करते हैं? बताएं। एवरीडे एवरी शिफ्ट। वेरी गुड, यानी एवरीडे और एवरी शिफ्ट। ओके। और बी चेक कब करते हैं? 300 घंटे या 600। वेरी गुड। और सी चेक? 1000 घंटे, 600 घंटे या फिर 1 साल। सी चेक? 1500 घंटे या 1 साल। वेरी गुड। और डी चेक? 6000 घंटे या 2 साल। वेरी गुड भाई, बहुत ही अच्छा जवाब दिया। और आप ये भी जानते हैं कि ए चेक के दौरान क्या क्या चीजें हमें चेक करनी होती है, बी चेक में क्या करते हैं, सी चेक में क्या करते हैं, जानते हैं सारा कुछ? ओके। क्योंकि दोस्तों ये सभी चीजें खींचेंगे तो काफी लंबी वीडियो हो जाएगी। डीजी के कितने स्ट्रोक होते हैं? डीजी के 4 स्ट्रोक होते हैं। वेरी गुड। कौन कौन से नाम बताएं? इंजेक्शन, पावर स्ट्रोक, कंप्रेसर स्ट्रोक, ओके। ऑब्जेक्ट स्ट्रोक। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा बताया। टू स्ट्रोक डीजी किसे कहते हैं? स्ट्रोक डीजी जो क्रैंकशाफ्ट का एक चक्कर ओके। और पिस्टन के 2 चक्कर पूरे होते हैं, उसे टू स्ट्रोक डीजी कहते हैं। यानी कि सौरभ जी का कहना है भाई, क्रैंकशाफ्ट एक चक्कर लगाएगी और पिस्टन 2 चक्कर लगाएगी, उतने समय में हमारी जो पूरी प्रक्रिया है, जैसे ऑक्सीजन का अंदर जाना, इनटेक स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक, ऑब्जेक्ट स्ट्रोक, वो प्रक्रिया कंप्लीट हो जाए तो उस प्रकार के इंजन को 2 स्ट्रोक इंजन कहते हैं। और 4 स्ट्रोक इंजन? क्रैंकशाफ्ट के 2 चक्कर, ओके। पिस्टन के 4 चक्कर। वेरी गुड। उसके सारी क्रिया हो जाए, यानी कि क्रैंकशाफ्ट 2 चक्कर लगाएगी, पिस्टन 4 चक्कर लगाएगी, उतने समय में हमारे चारों स्ट्रोक की प्रक्रिया पूरी हो जाए तो उस प्रकार के इंजन को 4 स्ट्रोक इंजन कहते हैं। बहुत अच्छा बताया। अच्छा, ये बताएं मिस्टर सौरभ जी, इंजन का आविष्कार कब और किसने किया था? जर्मन इंजीनियर सर रुडोल्फ डीजल। कौन से ईस्वी में? 1891। वेरी गुड, बहुत अच्छा बताया। डीजी की कितनी सेफ्टियां होती हैं? डीजी की कुल के 4 सेफ्टी होती हैं। वेरी गुड। नाम बताएंगे? हाई वाटर टेम्परेचर, ओके। लो लूप ऑयल प्रेशर, ओके। लो कूलेंट लेवल, ओके। ओवर स्पीड। वेरी गुड भाई, डीजी की बहुत सारी सेफ्टियां होती हैं। तो देखो, जिस तरीके से हमने इनको समझाया ठीक उसी प्रकार हमारे साथी जवाब दे रहे हैं। भाई, जितना हम सवाल करते हैं उतना ही आंसर देते हैं। तो ये बताएं,
हाई वाटर टेम्परेचर सेटिंग डीजी की कितनी रखते हैं? 90 डिग्री। ओके। डीजी लो लुवल प्रेशर पर ट्रिप करता है या हाई पर? कितने केजी पर? 2.5 केजी से नीचे जाने पर। और डीजी में लूब ऑयल का जो सेट पॉइंट होता है प्रेशर का, वो कितने से कितने तक होता है? 2.5 से लेकर 7.5। वेरी गुड। यानी दोस्तों ज्यादातर डीजीओ में क्या होता है, डीजी की रेटिंग कुछ भी हो, 2.5 केजी सेंटीमीटर स्क्वायर से लेकर 7.5 केजी सेंटीमीटर स्क्वायर तक सेटिंग होती है। और हमेशा डीजी लो पे ही ट्रिप करता है। बहुत अच्छा जवाब दिया और इंटरव्यू में अवश्य पूछा जाता है। अच्छा, ओवर स्पीड आपने बोला था, तो ओवर स्पीड जनरेटर कितने पे ट्रिप करेगा? 1530। और लोअर सेटिंग क्या रखते हैं? 1490 तक रख लेते हैं ना, क्योंकि दोस्तों इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी है लाइट की वो 50 हर्ट्ज है। तो भाई 30 आरपीएम इज इक्वल टू 1 फ्रीक्वेंसी, 30 आरपीएम में एक फ्रीक्वेंसी बनती है। तो हमारे जनरेटर के 1500 आरपीएम होते हैं। 50 फ्रीक्वेंसी होगी तो जनरेटर के 1500 आरपीएम होंगे। भाई थोड़ा गाना तो हम प्लस माइनस रख लेते हैं। तो जब 1530 आरपीएम जनरेटर के होंगे तो 51 फ्रीक्वेंसी होगी, और 1490 होंगे तो भाई 49 पॉइंट कुछ फ्रीक्वेंसी होगी। तो बस इतना ही प्लस माइनस हम रखते हैं। डीजी के आरपीएम कितने होते हैं वैसे? ओके। लो कूलेंट लेवल ट्रिप कितने पर करता है डीजी? 2.5। लो कूलेंट लेवल, जैसे आपने डीजी की 4 मुख्य सेफ्टियां बताई थी, तो आपने कहा था लो कूलेंट लेवल सेफ्टी एक बताई थी, तो कितने पे डीजी ट्रिप करता है पता है? कोई नहीं। दोस्तों हमारा जो जनरेटर होता है, जब 80% कूलेंट का लेवल समाप्त हो जाता है, मात्र 20% कूलेंट बचती है, तो वहां पर लो कूलेंट लेवल सेंसर लगा होता है। जैसे ही उसके सामने से कूलेंट का लेवल हटता है, सेंसर हमारे जनरेटर को ट्रिप करा देता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जब मात्र 20% कूलेंट बचे, 80% खाली हो जाए, तो यानी आप कह सकते हो 80% खाली होने पर वो एक्टिव होता है। ठीक है। अच्छा ये बताएं सौरभ जी, डीजी में कौन सा लूब ऑयल यूज करते हैं? लूब ऑयल 15W40। वेरी गुड। डीजी में कौन सा कूलेंट यूज करते हैं? प्रीमिक्स कूलेंट। भाई प्रीमिक्स कूलेंट किस कलर की होती है? पिंक कलर की। और जब ये खराब हो जाती है तो किस कलर की हो जाती है? दूधिया कलर की। वेरी गुड। 500 केवीए का जनरेटर है, उसका लोड निकालना है कि भाई वो 100% उसका लोड कितना होता है, 80% लोड कितना होता है। क्योंकि भाई जब आप साइड पर जनरेटर चलाएंगे तो ये आपको आना अवश्य है, तो ये जानते हैं आप लोड निकालना। जैसे 500 केवीए का जनरेटर, उसका लोड निकालना कैसे निकालते हैं? 500 केवीए का जनरेटर तो 500 मल्टीप्लाई 1.39 का करेंगे। अच्छा, जो आएगा वो 100% लोड आएगा। हाँ ठीक है। 80% लोड निकालने के लिए 80/100 की हम मल्टीप्लाई करेंगे। ओके। और आपने जो मल्टीप्लाई बताया 1.39 का, 1.39 कहां से आया? √3 का मान 1.732 होता है। ओके। और जो डीजी का पावर फैक्टर होता है वो 0.8 होता है। ओके। उसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.3886 आएगा, तो उसे अप्रॉक्स 1.39 मान लेंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छा बताया। क्योंकि दोस्तों चाहे हमारे साथी डीजी ऑपरेटर के लिए जाए, चाहे सुपरवाइजर के लिए जाए, इंजीनियर के लिए जाए, किसी भी डेजिग्नेशन के लिए जाए, ये सवाल अवश्य पूछा जाता है कि भाई 1.39 कहां से आया, 1.39 की गुणा क्यों करते हैं। तो सौरभ जी ने बहुत अच्छे से जवाब दिया है। डीजल कंजप्शन निकालना जानते हैं? कैसे निकालेंगे डीजल कंजप्शन? स्टार्ट टाइम होगा एंड डीजल जो खपत होगी वो बचेगा उसमें कंजप्शन। यानी कि इनका कहना भाई, जैसे इंटरव्यू में हमारे साथियों से पूछा जाता है कि भाई डीजल कंजप्शन कैसे निकालते हैं,
तो भाई डीजी लॉग बुक में ऑप्शन होता है स्टार्ट टाइम डीजल, यानी स्टार्ट टाइम में जैसे 500 लीटर डीजल है और भाई जनरेटर हमारा कंटिन्यू चल रहा, हमने 200 लीटर और भरा तो 500 प्लस 200 700, और जनरेटर बंद करते समय जो भी डीजल बचेगा वो माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से डीजल कंजप्शन निकालते हैं। अच्छा, डीजी में यूएल जानते हैं? यूएल क्या होता है? क्या होता है यूएल? यानी यूनिट पर लीटर। ओके, यानी एक तरह से हम बोल सकते हैं भाई एवरेज। जैसे हम कोई पुरानी बाइक खरीदें तो हम बोलेंगे भाई क्या एवरेज दे रही है, तो ऐसे ही हम डीजल का एवरेज देखते हैं। तो डीजी में यूएल जो होता है कितना होना चाहिए जो सही माना जाता है? 3 वाली यूनिट से लेकर 4 वाली यूनिट तक अच्छा माना जाता है। 3 से लेकर 4 तक। ओके भाई, मान लो मेरा जनरेटर यूएल सही नहीं दे रहा, तो क्या रीजन हो सकता है? डीजी की सर्विस नहीं हुई है, ओके, या फिर वो बहुत पुराना है। भाई या तो जनरेटर की टाइमली सर्विस नहीं हो रही या जनरेटर बहुत पुराना है, तो वो एवरेज सही नहीं देगा। अच्छा, यूएल निकालने के लिए हमें क्या करना होता है? कैसे यूएल निकलता है बताएंगे? बताओ, नहीं ध्यान? चलो भाई, यूएल निकालने के लिए हमें, जैसे हमारा जनरेटर है, जनरेटर में जब हमारा जनरेटर चलता है जो स्टार्ट टाइम के KWH होते हैं और जितने भी समय जनरेटर चला लास्ट में जो KWH होंगे, तो भाई लास्ट के KWH से स्टार्ट टाइम के KWH माइनस करेंगे तो हमारे यूनिट आ जाएगी, कितनी यूनिट कंज्यूम हुई है। और जो भी हमारा डीजल कंज्यूम हुआ, कंज्यूम डीजल का भाग कंज्यूम यूनिट में देंगे तो यूएल निकल के आएगा। यानी जैसे हमारे जनरेटर ने 10,000 यूनिट जनरेट करी और भाई डीजल होगा 3,000, तो 3,000 का भाग 10,000 में दे दो, यूनिट पर लीटर निकल के आ जाएगा कि भाई 1 लीटर डीजल में कितनी बिजली बनी। जैसे हम बाइक का देखते हैं, यही तो यूएल कहलाता है। अच्छा, एक बात बताएं सौरभ जी, डीजी में पीटी पंप क्या होता है? ऐसा टाइम पर प्रेशर टाइमिंग पंप। वेरी गुड। एबीआर क्या होता है? एबीआर की फुल फॉर्म क्या होती है और एबीआर डीजी में कहाँ लगा होता है? ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर। वेरी गुड। ये कहाँ लगता है डीजी में? ये अल्टरनेटर पे लगा होता है। क्या कार्य होता है इसका? इसका वोल्टेज रेगुलेट करता है। वेरी गुड। अच्छा, डीजी में गवर्नर होता है, गवर्नर का क्या कार्य होता है? जो लोड घटता बढ़ता है उसे मेंटेन करके रखता है। वेरी गुड, यानी स्पीड कंट्रोल। गवर्नर स्पीड कंट्रोलर है। अच्छा, एमपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है? इसका कार्य क्या होता है? मैग्नेट पिकअप यूनिट। मैग्नेट पिकअप यूनिट। वेरी गुड। क्या कार्य होता है इसका? एक ट्रैक शाफ्ट के ऊपर लगा होता है, ये आरपीएम काउंट काउंट करता है। वेरी गुड, आरपीएम काउंट करता है। डीजी किस सिद्धांत पर कार्य करता है? फैराडे इलेक्ट्रिकल इंडक्शन। डीजी फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, बहुत अच्छा। डीजी जैसे हम बात करें भाई, कूलिंग के आधार पर डीजल जनरेटर कितने प्रकार के होते हैं? कूलिंग के आधार पर 2 प्रकार के हैं। जी बताएं कौन कौन से? एयर कूल्ड और वाटर कूल्ड। वेरी गुड। भाई किसी भी जनरेटर के पास खड़े होकर हम कैसे पहचानेंगे कि ये एयर कूल्ड जनरेटर है या वाटर कूल्ड? एयर कूल्ड में एक रेडिएटर लगा होगा। ओके। वाटर कूल्ड में हीट एक्सचेंजर लगा होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा। भाई दो मुख्य इक्विपमेंटों का डिफरेंस बताया, बहुत अच्छा बताया। एयर कूल्ड जनरेटर के साथ में रेडिएटर लगा होता है, वाटर कूल्ड जनरेटर के साथ में हीट एक्सचेंजर प्लस कूलिंग टावर, जो मेजर इक्विपमेंट है उनका डिफरेंस बताया, बहुत अच्छा। डीजी की एयर साइकिल जानते हैं? भाई जनरेटर में एयर कहां से आती है, किन किन पार्ट्सों से होती हुई जाती है, बताएं जरा। एयर साइकिल एयर फिल्टर में जाएगी पहले। हाँ ठीक है, बोलो आगे। टर्बोचार्जर में। अच्छा, आगे और? वैक्यूम इंडिकेटर सिलेंडर में।
चलो कोई नहीं भाई, देखो 10 दिना में इतनी ज्यादा अच्छे से तैयारी नहीं हो सकती, पर बहुत अच्छा बता रहे हैं। डीजी की एयर साइकिल में कंप्लीट कर देता हूं भाई। सबसे पहले डीजी जो हमारा जनरेटर होता है उसमें फिल्टर होता है, फिल्टर के ऊपर गोल टाइप का एक काले कलर का कटोरा सा टाइप का दिखाई देता है, उसे बोलते हैं प्री क्लीनर। यानी जनरेटर के अंदर कोई हमारा ऑपरेटर, कोई असिस्टेंट गलती से कोई कपड़ा पन्नी कुछ भी छोड़ दे तो उसके अंदर जाली लगी रहती है वो, ताकि एयर लाइन में ना जाए। तो सबसे पहले एयर जो सक्शन होती है वो प्री क्लीनर से होती है, उसके बाद एयर जाती है एयर फिल्टर में। और भाई एयर फिल्टर के अंदर भी दो प्रकार के फिल्टर होते हैं, प्री फिल्टर और एक इनलेट फिल्टर, एक बड़ा फिल्टर एक छोटा फिल्टर। तो भाई बड़े फिल्टर को हम बी चेक के दौरान चेंज करते हैं क्योंकि वो ज्यादा गंदा होता है, ज्यादा डस्टफुल होता है। छोटे फिल्टर को, इनसाइड फिल्टर को हम सी चेक के दौरान चेंज करते हैं। उसके बाद एयर हमारी जाती है एयर लाइन में, और एयर लाइन पर ही वैक्यूम इंडिकेटर लगा रहता है, जिसके नाम से ही पता चलता है उसका काम है जब हमारा फिल्टर चौक हो जाएगा तो फिल्टर चौक की सूचना देना। उसके बाद एयर जाती है टर्बोचार्जर में, क्योंकि दोस्तों जब तक हम कोई बाह्य शक्ति नहीं लगाएंगे भाई प्रॉपर जनरेटर को जिस अमाउंट में ऑक्सीजन चाहिए वो नहीं मिल पाती। तो टर्बोचार्जर ही एक ऐसा इक्विपमेंट है जो पूरी लाइन में वैक्यूम बना के एयर को सक्शन करता है। उसके बाद एयर जाती है आफ्टर कूलर में। भाई आफ्टर कूलर नाम से ही पता चल रहा, जैसे मई जून के महीने में भाई बाहर का एम्बिएंट टेम्परेचर 48 डिग्री गया था अब की बार। तो 48 डिग्री की जब ऑक्सीजन जनरेटर सक करेगा तो वो अंदर जाते जाते बहुत ज्यादा तापमान हो जाएगा। तो पहले आफ्टर कूलर में क्या कूलेंट होती है, एयर कूलेंट से टकराती हुई थोड़ी ठंडी हो जाती है, उसके बाद जाती है सिलेंडर में जब जब इनटेक वाल्व खुलता है। ये डीजी की एयर साइकिल, ठीक है। तो थोड़ा और रिपीट करना। अच्छा, डीजी की डीजल साइकिल जानते हैं भाई। डीजी में देखो इंटरव्यूअर आपको दो तरीके से बोलेगा, डीजी की डीजल साइकिल बताएं या डीजी का फ्यूल पैकेज बताएं। यानी डीजी में जो डीजल है वो किन किन पार्ट्सों से होता हुआ जाता, थोड़ा बताएं। नहीं पता, चलो कोई नहीं, देखो मैं बताता हूँ भाई। सबसे पहले डीजल हमारा डीजल टैंक में होता है ना। डीजल टैंक के बाद उसको हम डे टैंक भी कह सकते हैं, चाहे डीजल टैंक बोल दें चाहे डे टैंक बोल दें। वहां से डीजल आता है तो सबसे पहले लाइन पर फ्यूल वाटर सेपरेटर फिल्टर लगता है, जिसका काम होता है जो भी फ्यूल के अंदर पानी के कण होंगे उनको सेपरेट करना, ठीक है। उसके बाद फ्यूल फिल्टर, उसके बाद फ्यूल पंप, और फ्यूल पंप के बाद जैसे हम बात करें, यदि अलग अलग बात करें तो फ्यूल पंप तीन मुख्य पार्ट्सों से मिलकर बनता है, जैसे पीटी पंप, एचूरेटर, एसडी कॉइल। तो पीटी पंप का कार्य होता है पूरी लाइन में वैक्यूम बनाता है, प्रेशर टाइमिंग पंप। एचूरेटर का कार्य होता है, जो एचूरेटर को कमांड मिलती है गवर्नर से और लोड के अकॉर्डिंग फ्यूल को डिलीवर करता है। उसके बाद होती है एसडी कॉइल, यानी कि सोलोनेट कॉइल। और सोलोनेट कॉइल का मतलब होता है यानी मैकेनिकल सेटिंग, वहां से हम अपने फ्यूल के अमाउंट को मैनुअली कम या ज्यादा भी कर सकते हैं, पर वो हमें करना नहीं है। उसके बाद फ्यूल जाता है रिजर्व वाल्व में, और रिजर्व वाल्व से दोस्तों होता क्या है, जितना डीजल हमारा डीजी सक करता है उतना डीजल कंज्यूम नहीं होता। रिजर्व वाल्व से एक्स्ट्रा डीजल यानी 70% डीजल रिटर्न हो जाता है, मात्र 30% डीजल ही आगे डिलीवर होता है। और आगे डीजल जाता है फिर इंजेक्टर में, और जब जब हमारा इंजेक्टर वाल्व खुलेगा तब तक फ्यूल सिलेंडर के अंदर स्प्रे होगा, ठीक है। तो देखो ये क्या, मैंने बीच में फ्यूल पंप के बारे में भी सारी चीजें बता दी हैं। इस तरह से डीजल हमारे डीजी के अंदर जाता है। डीजी में बैटरी का उपयोग क्यों करते हैं? स्टार्टिंग टास्क के लिए। स्टार्टिंग टास्क के लिए, वेरी गुड। फुल चार्ज बैटरी की ग्रेविटी कितनी होती है? 1280 से 1300। वेरी गुड। आधी चार्ज बैटरी की ग्रेविटी कितनी होती है? 1200 से 1220। वेरी गुड। और
डेड बैटरी कितने पर मानी जाती है? 1140। 1140 से नीचे। वेरी गुड। ये बताएं बैटरी ग्रेविटी चेक करने वाले उपकरण का क्या नाम है? हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर। वेरी गुड। एसीबी के बारे में जानते हैं? जी। एसीबी क्या है? एयर सर्किट ब्रेकर। एयर सर्किट ब्रेकर। ये एलटी ब्रेकर है या एचटी? एलटी ब्रेकर। वेरी गुड। एसीबी की सेफ्टी के बारे में जानते हैं? बताएं एसीबी की क्या क्या सेफ्टियां होती हैं? डीसी शॉर्ट। डीसी शंट। ये तो रिले, जब हम ये पूछे ना एसीबी के अंदर क्या क्या रिले होती है तब बताना। फिलहाल ये बताओ जैसे एसीबी की क्या क्या सेफ्टियां होती है? अंडर वोल्टेज, अंडर वोल्टेज, ओवर वोल्टेज, वोल्टेज, अर्थ फॉल्ट, ग्राउंड फॉल्ट, रिवर्स पावर, मास्टर रिले। मास्टर रिले होती है ना। क्योंकि दोस्तों कई बार मैंने अपने साथियों को, हम तो इंजीनियर लेवल की नॉलेज देते हैं, पर कई बार सामने वाला इंटरव्यूअर उस तरीके से नहीं जानता तो गलत ठहरा देता। यदि मैं अपने लेवल से बताऊं एसीबी की सेफ्टी के बारे में, तो दोस्तों एसीबी में दो प्रकार की सेफ्टियां होती हैं, इंटरनल सेफ्टी और एक्सटर्नल सेफ्टी। और इंटरनल सेफ्टी की बात करें तो जैसे माइक्रोलॉजिकल रिलीज, उनको रिलीज बोलते हैं, और ये इनबिल्ट सेफ्टियां होती हैं। और ये चार मुख्य सेफ्टियां होती हैं, ओवरलोड, शॉर्ट सर्किट, ग्राउंड फॉल्ट और इंस्टेंटेनियस। ये इंजीनियर लेवल की नॉलेज है। ओवरलोड भाई ब्रेकर 1000 एम्पियर का 80% पर हमने उसकी सेटिंग करी तो 800 एम्पियर हो गया। जैसे ही 801 एम्पियर लोड जाएगा तो ओवरलोड रिले हमारे ब्रेकर को ट्रिप करा देगी। ठीक है। शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट का मतलब होता है दोस्तों जो हमारे आउटपुट की सप्लाई है, यदि उसके दो वायर आपस में कहीं शॉर्ट हो जाएं तो ये भी ओवरलोड ही कहलाता है। और इस कंडीशन में होता क्या है, जो हमारा नॉर्मल करंट फ्लो होता है ना उसका 2.5 गुना करंट फ्लो होने लगता है। तो इस कंडीशन में ये रिले हमारे ब्रेकर को ट्रिप करा देती है। ग्राउंड फॉल्ट दोस्तों जो हमारे ब्रेकर से सप्लाई गई हुई है, इन केस उसका कहीं से इंसुलेशन छिल जाए, किसी मेल्ट हो जाए, तो वहां से जो हमारा करंट लीक होगा उसकी भी हम सेटिंग रखते हैं। भाई कितना करंट लीक होना चाहिए, तो ये ग्राउंड फॉल्ट कहलाएगा, यानी जमीन में करंट का लीक होना। और आजकल जो नए एसीबी ब्रेकर आ रहे हैं उनमें सारणी दी हुई है भाई ABCD। ए पे 100 एम्पियर, बी पे 300, सी पे 900। तो भाई मैक्सिमम तो 100 एम्पियर करंट लीक भी बहुत होता है, पर हम ज्यादातर 300 पे रखते हैं। 300 एम्पियर करंट लीक होगा तो ब्रेकर ट्रिप हो जाएगा। एक होती है इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस सेफ्टी की बात करें तो दोस्तों इंस्टेंटेनियस का मतलब ये होता है माइक्रो सेकंड के लिए भी हमारे ब्रेकर पर उसकी रेटिंग से ऊपर लोड जाता है तो इंस्टेंटेनियस रिले उसको भी वॉच कर लेती है और ब्रेकर को ट्रिप करा देती है। तो ये माइक्रोलॉजिकल रिलीज कहलाती हैं। 4 सेफ्टी होती हैं। और एक्सटर्नल सेफ्टी की बात करें तो ये दोस्तों हमारे पैनल पर उभरी हुई रिले होती हैं जो बाहर से हमें अलग से दिखाई देती हैं, जैसे DG इनकमर पैनल पे आप देखेंगे अंडर वोल्टेज, ओवर वोल्टेज, अर्थ फॉल्ट, रिवर्स पावर, मास्टर स्विच। तो इस तरह से है ना, पर आप डायरेक्ट ही काउंट कर देना, इस तरह से थोड़ा डिफाइन नहीं कर पाओगे ना। चलो ये बताएं एसीबी के अंदर अंदर कितने प्रकार की रिले होती है? 3 प्रकार। वेरी गुड। कौन कौन सी? डीसी शॉर्ट रिले, हाँ, अंडर वोल्टेज रिले, ओके, क्लोजिंग रिले। वेरी गुड। एसीबी की जो स्प्रिंग चार्ज होती है वो एसी सप्लाई से होती है डीसी से? एसी से होती है। वेरी गुड। डीसी से चार्ज हो सकती है? वो हो सकती है क्योंकि दोस्तों वो यूनिवर्सल मोटर होती है। एसी और डीसी दोनों से ही चार्ज हो सकती है, बट हर जगह
उसे एसी से ही चार्ज करते हैं, डीसी से हमने देखा नहीं है, बट ऐसा बताते हैं कि यूनिवर्सल मोटर होती है वो डीसी से भी चार्ज कर सकती है। वीसीबी, वीसीबी के बारे में जानते हैं? वीसीबी क्या है, कहाँ इसका उपयोग करते हैं, बताएं थोड़ा। वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। ओके, तो इसका उपयोग कहाँ करते हैं? चाहो तो ये हल्का सा गेट खोल दो, क्योंकि वीडियो मुझे उम्मीद है, क्योंकि ये माइक बंद हो गया, चार्ज नहीं है, तो बन जाएगी तो ठीक, ना बनेगी तो ठीक, कोई दिक्कत ना है ना। चलो, तो बीसीबी का उपयोग कहाँ करते हैं? एचटी ब्रेकर है या एलटी ब्रेकर है? ये एचटी ब्रेकर है। ओके, बीसीबी के वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में बताएंगे, कैसे काम करता है? चलो मैं बताता हूँ। बीसीबी, दोस्तों बीसीबी की फुल फॉर्म होती है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, सही बताया। वैक्यूम सर्किट ब्रेकर का मतलब है शून्य वायु रहित परपथ भंजक, यानी एक ऐसा स्थान जहां पर ऑक्सीजन का नामो निशान ना हो, और जब ऑक्सीजन नहीं होगी तो आग भी नहीं लगेगी। क्योंकि दोस्तों ज्यादातर सभी पढ़े लिखे साथी हैं, सभी को पता भाई आग 3 पदार्थों के मिश्रण से लगती है, ऑक्सीजन, ईंधन, तापमान। जहां इन तीनों पदार्थों का ट्रायंगल बन जाएगा आग लग जाएगी, और जहां आप इन तीनों पदार्थ में से एक भी पदार्थ डेडिकेट कर देंगे तो वहां पर आग नहीं लग सकती। तो ठीक उसी प्रकार बीसीबी को हम इस प्रकार से सील्ड बनाते हैं कि उसमें ऑक्सीजन का नामो निशान नहीं होता, और जब ऑक्सीजन का नामो निशान नहीं होता तो वहां पर स्पार्क भी नहीं होता। तो जैसे बहुत सारे साथी समझ नहीं पाए होंगे भाई स्पार्क, देखो आप छोटे से छोटा वायर आपस में टच करते हैं स्पार्क होता है, तो भाई वहां पर तो बहुत कम करंट फ्लो हो रहा है इसलिए स्पार्क हो रहा है। जहां पर बहुत मेजर अमाउंट में करंट फ्लो हो रहा है तो वहां पर तो बहुत अधिक स्पार्क होगा, तो इसलिए वहां पर ये व्यवस्था हम करते हैं। तो स्पार्क का मतलब है हर ब्रेकर में, चाहे बीसीबी हो, एसीबी हो, SF6 हो, आरएमई हो, इनमें 4 प्रकार के कॉन्टैक्ट होते हैं, फिक्स कॉन्टैक्ट, मूविंग कॉन्टैक्ट, एक्जुलरी कॉन्टैक्ट और जॉ कॉन्टैक्ट। जब हम ब्रेकर को ऑन करते हैं तो फिक्स कॉन्टैक्ट तो अपने स्थान पर फिक्स रहते हैं, मूविंग कॉन्टैक्ट आके फिक्स कॉन्टैक्ट से कनेक्ट होते हैं। तो उस टाइम जब कनेक्ट होते हैं किसी भी चीज को हम ऑन करेंगे तो स्पार्क होगा, ऑफ करेंगे तब स्पार्क होगा। तो उसमें ऑक्सीजन ना होने की वजह से स्पार्क नहीं होता। यानी कि आप देखो शुद्ध तरीके से समझें, बीसीबी वैक्यूम सर्किट ब्रेकर है, उसको हम इस प्रकार से सील्ड बनाते हैं कि उसमें ऑक्सीजन का नामो निशान नहीं होता, ऑक्सीजन नहीं होती तो उसमें स्पार्क भी नहीं होता। ठीक है, अच्छा ये बताएं, इंटरव्यू का बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बीसीबी की जगह एसीबी को लगा सकते हैं या एसीबी की जगह बीसीबी को लगा सकते हैं? क्यों? तो उसका साइज अलग होता है। हाँ, और दूसरा डिफरेंस बताएं। देखो हाँ, साइज अलग है, ये एक अच्छी बात है, यानी बीसीबी की रैक में एसीबी नहीं आ सकती और एसीबी की रैक में बीसीबी नहीं आ सकती। दूसरा रीजन बोले तो बीसीबी एचटी ब्रेकर है, ये एलटी ब्रेकर है, ये भी डिफरेंस है। अच्छा ये बताएं एलटी क्या होता है? हम बार बार बोल रहे हैं भाई एलटी एचटी, एलटी क्या होता है? लो टेंशन। लो टेंशन, यानी 440 वोल्टेज सप्लाई को लो टेंशन बोलते हैं। एचटी हाई टेंशन। हाई टेंशन, भाई 11,000 33,000 को हम हाई टेंशन बोलते हैं। तो बहुत सारे साथियों का यूट्यूब पर भी कमेंट आता है कि एलटी और एचटी में क्या डिफरेंस होता है? एलटी में वोल्टेज कम होते हैं, लोड ज्यादा होता है। ओके, एचटी में वोल्टेज हाई होते हैं और लोड कम होता है। वेरी गुड दोस्तों, ठीक ये क्वेश्चन दूसरे महीने में हम कहें तो यूट्यूब पे एक साथी का कमेंट आया था, सर ऐसा क्या रीजन है, सारा लोड तो एचटी के ऊपर ही जाता है, तो एचटी पर ब्रेकर कम रेटिंग के और एलटी पर ब्रेकर अधिक रेटिंग के क्यों लगाए जाते हैं? तो ये उसी का जवाब है ना, ये भी सही है, डिफरेंस भी बता दिया। और इसमें
हम जो ब्रेकर डिसाइड करते हैं वो एम्पियर के हिसाब से करते हैं। तो इसलिए एलटी में आप देखोगे 4000 एम्पियर की एसीबी, 3000 एम्पियर की एसीबी, जबकि उसी साइड पर हाई टेंशन का ब्रेकर देखोगे तो 630, 800 या 1250 के एम्पियर का, और जबकि एलटी में ज्यादा रेटिंग के होते हैं। तो यही मेन रीजन है। जैसे आपसे पूछा था ना एसटी पे ब्रेकर कितने रेटिंग का होता है, नहीं पूछा? अच्छा ये बता, ट्रांसफॉर्मर की कितनी सेफ्टियां होती हैं ऑल टाइप ट्रांसफॉर्मर की? 2 प्रकार की। 2 बताएं। सेफ्टी ट्रांसफॉर्मर की क्या कितनी सेफ्टियां होती हैं ऑल टाइप ट्रांसफॉर्मर की? 2 प्रकार की। बस कौन सी? सब चलो मैं बताता हूं। ट्रांसफॉर्मर में 3 मुख्य सेफ्टियां होती है, ओटीआई, डब्ल्यूटीआई और बकौल, है ना, भूल जाते हैं। ओटीआई ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर, डब्ल्यूटीआई वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर। तो ये बताएं ट्रांसफॉर्मर में ओटीआई सेटिंग कितना रखते हैं, ऑयल टेम्परेचर सेटिंग कितना रखते हैं? 90 डिग्री। और वाइंडिंग टेम्परेचर सेटिंग कितना रखते हैं? 95। तो ट्रांसफॉर्मर में वाइंडिंग टेम्परेचर ज्यादा होता, ऑयल टेम्परेचर? वाइंडिंग टेम्परेचर। दोस्तों बहुत सारे साथी उल्टा जवाब देते हैं कि भाई ऑयल टेम्परेचर, जबकि सौरभ जी ने सही बताया वाइंडिंग टेम्परेचर ही ज्यादा होता। जब हम अपने ट्रांसफॉर्मर पर लोड डालेंगे तो भाई पहले वाइंडिंग हीट होगी, वाइंडिंग को ठंडा करने के लिए हमने ऑयल का इस्तेमाल किया। तो हमेशा सही बात है, वाइंडिंग टेम्परेचर ही ज्यादा होता है। बकौल रिले बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर लेवल पे पूछा जाता है। बकौल रिले कैसे वर्क करती है? नहीं पता कोई? दोस्तों बकौल रिले की वर्क की बात करें तो जो ट्रांसफॉर्मर के मेन टैंक से एक लाइन जाती है जो कंजर्वेटर के लिए लाइन जाती है, और भाई कंजर्वेटर का कार्य होता है उसको हम कभी भी पूरा नहीं भरते। जब जब हमारे ट्रांसफॉर्मर पर लोड बढ़ता है, ऑयल हीट होता है, तो उस टाइम कंजर्वेटर टैंक को हम एक्सपेंशन टैंक भी बोल सकते हैं, यानी वो ऑयल को फैलने के लिए स्थान देता है, इसलिए उसको कभी भी पूरा नहीं भरते। तो इसके जो ऑयल टैंक से कंजर्वेटर के लिए लाइन जाती है उसके बिल्कुल मिड सेंटर में बकौल रिले का इस्तेमाल होता है। और बकौल रिले में क्या होता है दोस्तों, 2 फिलोट होते हैं, फिलोट ए और फिलोट बी, जो कि मरकरी स्विच होते हैं। मरकरी का मतलब बोले तो कांच। और भाई ये कैसे ऑपरेट होती है बकौल रिले? दोस्तों जब हमारे ट्रांसफॉर्मर पर बहुत अधिक लोड चले या किसी इंटरनल फॉल्ट के कारण तेल बहुत तेजी से हीट होगा, तो जब भाई तेल हीट होगा तो उससे एक वेपर बनेगा, और वो वेपर यानी गैस बनेगी। वो वेपर जब हमारे बकौल रिले में जाता है तो बकौल रिले के फ्लोट को स्केट करता है। स्केट का मतलब होता है खरोंच, यानी उसको स्केट करेगा। तो भाई हमारा जो फ्लोट है, जब ट्रांसफॉर्मर चल रहा था उस टाइम क्या था, वो एनसी था, यानी नॉर्मल क्लोज। और नॉर्मल क्लोज का मतलब टेक्निकल में होता है चालू, बंद नहीं, चालू। तो वो हमारे ब्रेकर यानी बकौल रिले हमारे एचटी ब्रेकर को कमांड देगी और ब्रेकर को एनसी से एनओ करा देगी, यानी कि ब्रेकर ट्रिप हो जाएगा। और भाई ब्रेकर ट्रिप हो जाएगा तो हमारे ट्रांसफॉर्मर तक सप्लाई यानी बंद हो जाएगी। इस प्रकार ट्रांसफॉर्मर हमारा किसी बड़े नुकसान से बच जाएगा। प्राइमरी वाइंडिंग किसे कहते हैं? भाई ट्रांसफॉर्मर में पहले ये बताएं कितनी वाइंडिंग होती है? 2। वेरी गुड। 2 प्रकार की, कौन कौन सी? प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग। प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग। तो थोड़ा बताएं प्राइमरी वाइंडिंग किसे कहते हैं? जो एचटी से कनेक्ट होती है ना, एचटी साइड होती है। और सेकेंडरी वाइंडिंग एलटी साइड, यानी कि जो लोड से कनेक्ट होती है। आइसोलेटर क्या है? आइसोलेटर एलटी ब्रेकर है या एचटी ब्रेकर है?
आइसोलेटर एंटी ब्रेकर। वेरी गुड। आइसोलेटर को लोड की कंडीशन में ऑन या ऑफ कर सकते हैं? लोड की कंडीशन में भाई लोड चल रहा तो आइसोलेटर को ऑन ऑफ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो भाई जिस चीज को हम ऑपरेट ही नहीं कर सकते तो उसको लगाया क्यों? वो ट्रांसफार्मर की सेफ्टी है। वेरी गुड। कैसे सेफ्टी देता ट्रांसफार्मर को? बोलो बोलो। चलो कोई नहीं, मैं बताता हूं। दोस्तों, जो हमारे एलटी पैनल से आउटपुट सप्लाई गई है, इन केस कोई जेसीबी खुदाई कर रही है, उसने गलती से केबल में भाई टापा मार दिया, केबल को खोद दिया, तो जब दो वायर आपस में शॉर्ट होंगे तो एक बहुत बड़ा विस्फोट होगा, शॉर्ट सर्किट होगा, और उस कंडीशन में हमारा जो मेन ट्रांसफार्मर इनकमर है वो ट्रिप कर जाएगा। उसके बाद भी दोस्तों फॉल्ट का कुछ इफेक्ट हमारे आइसोलेटर तक पहुंचेगा तो आइसोलेटर भी ट्रिप कर जाएगा। तो इस प्रकार जो भी फॉल्ट है उसका प्रभाव हमारे ट्रांसफार्मर तक नहीं पहुंचेगा। क्योंकि दोस्तों आइसोलेटर के लाभ की बात करें तो देखो, ट्रांसफार्मर कॉस्ट के अकॉर्डिंग आइसोलेटर बहुत कम कीमत का उपकरण है और ट्रांसफार्मर बहुत अधिक कीमत का उपकरण है। तो इसलिए जिन साइडों पे हम आइसोलेटर नहीं लगाते, यदि कोई मेजर शॉर्ट सर्किट होता तो सीधा ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग फूक जाती है और साइड ब्रेक डाउन में चली जाती है यदि एक ही ट्रांसफार्मर होगा। तो इस प्रकार आइसोलेटर एलटी ब्रेकर है और उसको लगाना बहुत जरूरी है ना। आरटीसीसी, आरटीसीसी के बारे में जानते हैं? आरटीसीसी क्या होता है? रिमोट टेप चेंज कंट्रोलर। वेरी गुड। ये कहाँ लगाया जाता है? वेरी गुड। और ओएलटीसी क्या होता है? ऑन लोड टैप चेंजर। वेरी गुड। ओएलटीसी और आरटीसीसी किस प्रकार के ट्रांसफार्मर के साथ लगाए जाते हैं? ऑन लोड या ऑफ लोड ट्रांसफार्मर के साथ? ऑन लोड के साथ। दोस्तों बहुत सारे साथी कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई आरटीसीसी और ओएलटीसी पैनल ऑन लोड ट्रांसफार्मर के साथ ही लगाए जाते हैं। कई बार इंटरव्यू में मैंने देखा, ये मेजर क्वेश्चन है, इंटरव्यूअर कहेगा भाई मेरी साइड पे ऑफ लोड ट्रांसफार्मर है, लोड की कंडीशन में ट्रांसफार्मर की टैपिंग चेंज कर सकते हैं या नहीं? हाँ, नहीं कर सकते। वेरी गुड। और ऑन लोड ट्रांसफार्मर लगा हुआ तो लोड की कंडीशन में टैपिंग चेंज कर सकते हैं? वेरी गुड। बहुत अच्छा जवाब दिया दोस्तों। जब हमें हर चीज का अर्थ उसके नाम में होता है, इंटरव्यूअर खुद कह रहा है कि भाई मेरी साइड पर ऑफ लोड ट्रांसफार्मर लगा है तो लोड की कंडीशन में टैपिंग चेंज कर सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं कर सकते। जबकि हमारे साथ ही यस कर देते, यहीं से उनके नेगेटिव पॉइंट बन जाते। क्योंकि दोस्तों जब नाम से ही ऑफ लोड है तो उसकी टैपिंग चेंज नहीं करती, ऑन लोड की टैपिंग चेंज कर सकते हैं। बहुत सारे साथी यदि ना जानते हो तो भाई मैं बता ही देता हूँ टैपिंग चेंज क्या होता है। दोस्तों जैसे ये फैन चल रहा है, इसके रेगुलेटर को हम जितना नंबरिंग बढ़ाएंगे उतनी फैन की स्पीड बढ़ेगी और जितना नंबरिंग घटाएंगे उतनी स्पीड घटेगी। यानी सारा गेम होता है रेजिस्टेंस का। भाई हम जितना नंबर कम करेंगे उतना ही रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। तो ऐसे ही ट्रांसफार्मर पे जो हमारे इनपुट वोल्टेज होते हैं, इनपुट साइड में हम ओएलटीसी लगाते हैं। हम जरूरत के हिसाब से यदि हमारे वोल्टेज ज्यादा आ रहे हैं तो ओएलटीसी के द्वारा वोल्टेज को घटा सकते हैं, कम आ रहे हैं तो बढ़ा सकते हैं। और ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार इंटरव्यूअर ये भी पूछ लेता है कि भाई ओएलटीसी प्राइमरी साइड में लगाया जाता है या सेकेंडरी साइड में? तो किस साइड में लगाया जाता है? वेरी गुड, प्राइमरी साइड में। सेकेंडरी में नहीं लगा सकते क्योंकि सेकेंडरी साइड में वोल्टेज कम होते हैं और करंट बहुत ज्यादा होता है, और प्राइमरी साइड में क्या है, वोल्टेज अधिक होते हैं, करंट कम होता है। तो इसलिए प्राइमरी साइड में ही हमेशा लगाते हैं। ट्रांसफार्मर में कौन सा ऑयल का उपयोग करते हैं, उसका नाम क्या है बताएंगे? नेफ्था मिनरल ऑयल। वेरी गुड। ट्रांसफार्मर में जो ब्रीदर होता है, ब्रीदर में जो
मटेरियल भरा जाता है उसका क्या नाम है? नीले कलर का देखा, सिलिका जेल सिलिकॉन है ना। तो जब सिलिका जेल अच्छी कंडीशन की होती है तो किस कलर की होती है? कलर, ब्लू कलर, वेरी गुड। और नमी सोखने पर किस कलर की हो जाती है? पिंक कलर। पिंक कलर की। दोस्तों सिलिका जेल का काम होता है ट्रांसफार्मर में नमी को जाने से रोकना। जब वो अच्छी होती है तो पिंक कलर की होती, यानी कि ब्लू कलर की होती है, और नमी सोखने पर वो पिंक कलर की हो जाती है। लो पावर फैक्टर से क्या हानि होती है? पहले आप ये बताएं भाई, ग्रिड का पावर फैक्टर कितना होता है? जो लाइट है उसका पावर फैक्टर कितना होता है? एक, वेरी गुड। एक या एक से कम हो सकता लेकिन अधिक नहीं हो सकता। कम भाई 0.99 0.98 है ना, कम हो सकता लेकिन अधिक नहीं हो सकता। अब आप बताएं कि भाई लो पावर फैक्टर से क्या हानि होती है? पावर फैक्टर एक हमने बताया, लाइट का पावर फैक्टर एक होता है। यदि एक मेंटेन नहीं हो रहा तो क्या हानि होगी? लॉसेस बढ़ जाएंगे, है ना, जिससे हमारी लाइन, स्टार्टर, स्विच आदि को हानि होने का डर रहेगा। भाई उनमें जो हमने कंडक्टर इंस्टॉल किया वो उनकी रेटिंग के अकॉर्डिंग किया। यदि उनकी रेटिंग से ऊपर करंट फ्लो होगा तो इंसुलेशन हीट हो सकता है, इक्विपमेंट नुकसान हो सकता है ना। तो पावर फैक्टर को इसलिए मेंटेन करना जरूरी है। अब यही इसके रिप्लाई में बात करें तो भाई अधिक पावर फैक्टर के क्या लाभ हैं? तो देखो, अधिक पावर फैक्टर रखने से वोल्टेज स्ट्रांग रहती है, सप्लाई सिस्टम की एफिशिएंसी बढ़ जाती है, लाइन, स्टार्टर, स्विच आदि को हानि होने का कोई डर नहीं रहता। डीजी की लॉग बुक में क्या क्या पैरामीटर रीडिंग लेते हैं बताएंगे जरा? स्टार्ट टाइम, हाँ, वेरी गुड। स्टॉप टाइम, ओके, एंड डीजल, ओके, और बताएं, और बताएं, करो, ध्यान करो भाई। देखो, जो मेजर क्वेश्चन थे मिस्टर सौरभ जी ने अच्छा जवाब दिया, बट डीजी की लॉग बुक में क्या क्या पैरामीटर रीडिंग लेते हैं यदि वो सही से नहीं बता पाएंगे तो यहाँ से इंटरव्यूअर शक के दायरे में आ जाएगा। भाई डेली डीजी की लॉग बुक पढ़ते हैं और हम नहीं बता पाए तो यानी इतने मेजर, जो कि 5-5 7-7 साल कार्य करने के बाद लोग इस तरह से जवाब नहीं दे पाते जैसा मिस्टर सौरभ जी ने दिया, इतना अच्छा से आंसर दिए। और एक छोटी सी मिस्टेक, यानी कि भाई 10 दिन हुए, ज्यादा समय नहीं हुआ, चलो मैं रिपीट करता हूँ। देखो, डीजी की लॉग बुक में पैरामीटर रीडिंग की बात करें तो स्टार्ट टाइम, भाई डीजी कब चला, स्टॉप टाइम कब बंद हुआ, कम्युलेटिव आवर्स यानी जब से जनरेटर आया आज तक टोटल कितने घंटे चल गया। उसके बाद भाई वोल्टेज, जनरेटर कितने वोल्टेज निकाल रहा है, एम्पियर यानी कि लोड, करंट, और भाई करंट भी आर वाई बी तीनों फेसों पे, आर पे क्या है, वाई पे क्या है, बी पे क्या है। उसके बाद ये तो हो गया एम्पियर में लोड। उसके बाद लोड किलोवाट में, भाई किलोवाट में लोड क्या चल रहा है, क्योंकि दोस्तों एम्पियर होता 800 का और किलोवाट होता 1000 का, तो किलोवाट में लोड देखते हैं। उसके बाद पावर फैक्टर, फ्रीक्वेंसी, ऑयल प्रेशर, ऑयल टेम्परेचर, और KWH किलोवाट आवर्स, यूनिट, कितनी यूनिट कंज्यूम हुई। उसके बाद फिर आता है हमारा HSD रिकॉर्ड, जैसे स्टार्ट टाइम डीजल, एट डीजल, और कंजप्शन, भाई कितना कंज्यूम हुआ। ये सब पैरामीटर रीडिंग एक बार और रिपीट कर लेना है ना। SLD के बारे में जानते हैं भाई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपकी कंपनी में लाइट कहां से आई और कैसे कैसे किन किन उपकरणों में होकर जाती है, तो एक तो ये हो गया तरीका। दूसरा तरीका होता दोस्तों, इंटरव्यूअर कहेगा कि भाई मेरे पास 33,000 kV की सप्लाई आई है, बल्ब जला के दिखाओ। तो ये भी सेम क्वेश्चन है। देखो 33,000 kV पे तो बल्ब जलेगा नहीं, तो बल्ब कहाँ जलेगा भाई, LT पे ही जलेगा।
तो इंटरव्यूअर का मकसद होता कि आप ये कहोगे कि भाई नहीं जल सकता। इंटरव्यूअर ये जानना चाहता लाइट कहाँ से आई, किन किन उपकरणों के द्वारा कैसे कैसे जाती है, कहाँ पे बल्ब जल सकता है। तो बताएं थोड़ा एसएलडी के बारे में। वेरी गुड। उसके बाद जियो स्विच, ओके वेरी गुड। SF6 ओके। प्राइमरी और ट्रांसफार्मर, हाँ। उसके बाद दोस्तों साइड पर जितने भी ट्रांसफार्मर होंगे उतनी ही आउटगोइंग होंगी, है ना। उसके बाद ट्रांसफार्मर, ओके। ट्रांसफार्मर के बाद आइसोलेटर, आइसोलेटर के बाद हमें बोलना ट्रांसफार्मर इनकमर एलटी पैनल, ताकि पता चल जाए भाई अब हम एलटी पैनल में प्रवेश कर रहे हैं। उसके बाद वेरी गुड। उसके बाद वेरी गुड। उसके बाद डीबी यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। और भाई देखो डीबी हमने घरों में भी लगी देखिए। डीबी में हम 3 फेज सप्लाई और एक न्यूट्रल देते हैं। एक न्यूट्रल उठाएं और एक फेज उठाएं, बल्ब को सप्लाई दीजिए, बल्ब जल जाएगा। यही इंटरव्यूअर का सवाल था कि भाई 33 केवी की लाइट आई है तो बल्ब जला के दिखाएं, तो भाई जल गया बल्ब। इंटरव्यूअर यही जानना चाहता है। भाई जो डीजी में बैटरी होती है, बैटरी के कनेक्शन किस में होते हैं, सीरीज में या पैरेलल में? वेरी गुड। आपकी साइड पर कौन सी कंपनी का जनरेटर लगा है? क्यूमिंस का। और कितने जनरेटर है टोटल? 2। कितनी कितनी केवीए के हैं? 5 ओके। और आपकी साइड पर ट्रांसफार्मर कितने हैं? 2। कितनी केवीए के हैं? 1,000 के। किस कंपनी के हैं? LNT, ओके। सिंगल फेज में कितने वोल्टेज होते हैं? 220। वेरी गुड। और 3 फेज में कितने वोल्टेज होते हैं? 440। एसी सप्लाई की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? एसी सप्लाई की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कितनी होती है? 50। और डीसी सप्लाई की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, कितनी होती है? यहां चुप नहीं रहना। देखो दोस्तों कितना मेजर सवाल है। एसी सप्लाई की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है, और जबकि डीसी की फ्रीक्वेंसी की बात करें तो दोस्तों डीसी की कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती। देखो आपसे मैंने एक मेजर इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा था भाई 3 फेज में कितने वोल्टेज हो, आपने सिंगल फेज में 220 बताए, 3 फेज में 440 बताए, तो ये तो 660 बैठने चाहिए। तो हम फ्रीक्वेंसी की चर्चा करेंगे। 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का मतलब है दोस्तों हमारी जो एसी सप्लाई होती है इस तरीके से वो ट्रायंगल बनाती है जैसे सांप चलता। भाई पहले 0 से पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, यानी इसी तरह ये 1 सेकंड में 50 साइकिल बनाती है। जब कभी हमारे साथियों को इलेक्ट्रिक सप्लाई पकड़ लेती है तो वो कहते हैं कि मैंने झटका दे दिया हाथ में इसलिए मैं छूट गया, ना तो लाइट मुझे मार देती। तो दोस्तों जब हमारा ये एसी सप्लाई का वेव पॉजिटिव वे में होता है तो उस टाइम तो हम छूट ही नहीं सकते, हमारा शरीर काम नहीं करता। जब हमारी ये वेव नेगेटिव पोजीशन पे जाती है कुछ माइक्रो सेकंड के लिए, तो उस समय हमारे शरीर में हमारी शक्ति वापस आती है और हमें चांस मिलता है हाथ छुड़ाने का। तो भाई ये होती है एसी सप्लाई की पोलरिटी, यानी जब वो पॉजिटिव वे में होगी बिल्कुल नहीं छूट सकते, जब वो नेगेटिव वे में जाती है तब हम हाथ छुड़ा सकते हैं। इसी प्रकार जैसे डीसी की फ्रीक्वेंसी की बात करें तो दोस्तों डीसी की कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती। डीसी सप्लाई या तो पकड़ती नहीं, और पकड़ती है तो सीधी हार्ट बीट बंद कर देती है, उससे छूटा नहीं जा सकता, खत्म कर देती है वो, है ना। जैसे हिंदी में बात करें भाई बहुत से लोग जो भी आईटीआई हमारे साथ ही करते हैं, मैंने कई बार लोगों को देखा इंटरव्यूअर पूछते हुए भाई एसी को हिंदी में क्या कहते हैं और डीसी को हिंदी में क्या कहते हैं। तो भाई एसी को हिंदी में बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा, यानी एक ऐसी धारा जिसकी आवृत्ति बार बार चेंज होती रहती है ना।
और डीसी की बात करें तो डीसी को हिंदी में बोलते हैं दिष्ट धारा, यानी निरंतर एक ही दिशा में बहने वाली धारा, है ना। तो दोस्तों आप लोग भी कमेंट करके बताएं कि मिस्टर सौरभ जी ने डीजी ऑपरेटर से रिलेटेड जो भी इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चन थे, भाई इंटरव्यूअर तो मोस्टली 10 से 12 क्वेश्चन करेगा और हमने यानी 75 क्वेश्चन के ऊपर वीडियो बनाई है। और कमेंट करके बताएं कि मिस्टर सौरभ जी डीजी ऑपरेटर इंटरव्यू में पास हुए या फेल। धन्यवाद।